ना करें। तार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि कल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। और यह टॉपिक इतना चर्चा में है कि आपके किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उस एग्जाम में ज़रूर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है। और यह राज्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अभी तक केंद्र सरकार इसे लागू नहीं किया है, तो इसका वेटेज के मतलब आप समझ सकते हैं कि यह संहिता कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे, और जितने भी पॉइंट होंगे एग्जाम बेस्ड बन सकता है, उन सारे पॉइंटों को वन बाय वन करके आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। इसे हम इंग्लिश में यूसीसी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है बच्चों? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नियमावली और पोर्टल दोनों लोकार्पण किए हैं, यानी दोनों का इन्होंने शुभारंभ या लंच या लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य है, और यह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। और यह स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम को लागू करने वाला मात्र एक पहला राज्य है जो इसे लागू किया है। और यह संहिता केवल पूरे राज्य में लागू होगा, तो यह केवल उत्तराखंड के पूरे राज्य में लागू होगा, और वहां के निवासियों के द्वारा जो भी है, जो वहां राज्य में रह रहे हैं और वहां से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, उस पर यह नियम लागू होगा। और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस नागरिक संहिता में अनुसूचित जनजाति पर यह नियम लागू नहीं होता है। कौन सा नियम लागू नहीं होगा? तो यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि समान नागरिक संहिता में किन जातियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा? तो अनुसूचित जनजाति पर यह संहिता लागू नहीं होगा। इसी कारण यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। अब बात करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड सरकार में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए इस संहिता को लागू किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता, क्योंकि समान नागरिक संहिता के बारे में आपको समझना जरूरी है। तो इसे हम शॉर्ट में यूसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूसीसी का मतलब है राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे में आपको समान कानून और समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए पर्सनल लॉ की जगह समान प्रणाली स्थिति लागू किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यह संहिता के माध्यम से शादी और लिव इन रिलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। जो व्यक्ति शादी किया हुआ है और लिव इन रिलेशन में रह रहा है, तो उसके लिए आप इस पोर्टल पर जाकर उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, तो उनको अपने माता पिता से सहमति लेने की आवश्यकता है, तभी वह लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि यूसीसी
क्या है। अब बात करते हैं कि इस संहिता के फायदे क्या हैं। क्या है यूसीसी के फायदे। यह उत्तराखंड सरकार ने तो लागू कर दिया है, तो इसके फायदे के बारे में हम बात करें तो यह धर्म, लिंग, जाति, समुदाय के आधार पर जो भेदभाव हमें पहले से दिखाई देता था उसे समाप्त करने के लिए इसको लागू किया गया है। इसके साथ हलाला प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह पर रोक लगेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से किसको क्या क्या फायदा मिलेगा, तो आपको धर्म, लिंग, जाति और समुदाय आधारित भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और हलाला प्रथा की समाप्ति होगी, बहु विवाह और बाल विवाह पर इसके रोक लगेंगे। तो इन सारे फायदे इस संहिता के माध्यम से है। और बात करते हैं कि गोवा के बाद उत्तराखंड बनेगा पहला राज्य। तो आपसे यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नागरिक संहिता को लागू करने से पहले गोवा में इसको लागू किया गया था। तो गोवा में लागू किया गया था तो यह पहला होना चाहिए। तो परंतु यह आपको जानना जरूरी है कि 1869 ईस्वी में गोवा ने यूसीसी को लागू किया है। परंतु यूसीसी को तो लागू किया है, परंतु वो किस आधार पर लागू किया है, तो यह पुर्तगाली सिविल कोड, यह पुर्तगाली सिविल कोड के आधार पर गोवा ने इसे लागू किया है। तो जब पुर्तगाली सिविल कोड को लागू किया है तो इसीलिए यह भारत का पहला राज्य नहीं माना जाता है। अगर यह भारतीय संविधान के अनुसार लागू किया गया होता तो इसको पहला माना जाता। तो इसीलिए उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। वहीं हम बात करें तो यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में हम बात करें तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है और राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य अपने राज्य में समान नागरिक संहिता इसे लागू कर सकता है। वहीं हम आपसे पूछें कि अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान के 4 भाग में, भारतीय संविधान के 4 भाग में अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया गया है और यह समान नागरिक संहिता के बारे में इसकी उल्लेख किया गया है। तो इन सारे बातों को आपको समझने और जानने की आवश्यकता है क्योंकि इन्हीं सारे पहलुओं पर इसे लागू किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो कैसे लागू हुआ समान नागरिक संहिता। अब इन संहिता को लागू करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, उन सारे पहलुओं को हम बात करते हैं। तो पहला है कि 27 मई 2022 को यूसीसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। क्या किया गया है, तो विशेषज्ञ समिति, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और यह समिति क्या करेगी, तो यह समान नागरिक संहिता से संबंधित जानकारी यह प्रदान करेगी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों, तो रंजना प्रकाश, यह रंजना प्रकाश देसाई हैं, उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने इस रिपोर्ट को अच्छे से अध्ययन किया है, लोगों से डिस्कस किया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन सवाल करके यह इकट्ठा किया गया है। उसके बाद यह 2 फरवरी 2024 ईस्वी को यह यूसीसी अपनी विस्तृत रिपोर्ट यह किसको सौंपा है, तो उत्तराखंड सरकार को इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और 8 फरवरी 2024 ईस्वी को यह राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम को अनुमोदित किया गया है और 8 मार्च 2024 को ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
इस अधिनियम को अनुमोदित किया गया है और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम को इन्होंने मंजूरी दिया है और 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली की प्रस्तुत किया गया है और अंतिम जाकर 27 जनवरी 2005 ईस्वी को यूसीसी को लागू किया गया है। तो इन सारे प्रक्रियाओं के द्वारा यह संहिता को लागू किया गया है। तो यह कब कब किस क्रम में डिस्कस किया गया है, किसको बुलाया गया है, किसको अध्यक्ष बनाया गया है, उन सारे पहलुओं को आपको अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि राज्य विधानसभा में इसे कब अनुमोदित किया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा इसे कब मंजूरी दिया गया है। यह 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। तो यह कानून की प्रक्रियाओं में जो इसे समय लगा है, नियमबद्ध कानून किया गया है, उसके आधार पर यह संहिता को लागू किया गया है। अब बात करते हैं किन देशों के यूसीसी का किया गया अध्ययन। इसको लागू करने से पहले विदेशी देशों को संविधान को अध्ययन किया गया है, उसके बाद इसे लागू किया गया है। तो किन देशों को अध्ययन किया गया है? तो पहला है सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा। इन प्रमुख देशों के संविधान को और वहां पर लागू किए गए नागरिक संहिता को रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता के द्वारा अच्छा से अध्ययन किया गया है और उनके सारे पहलुओं को समझकर इसको लागू करने की कोशिश किया गया है। तो भी यह भी इम्पोर्टेंट यह है कि किन किन देशों में नागरिक समान संहिता लागू किया गया है। तो इन सारे देशों में नागरिक संहिता को लागू किया जा चुका है और भारत का यह पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू किया हुआ है। अब बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या है। इसको लागू तो हो गया है, तो इसमें प्रमुख प्रावधान की क्या व्यवस्था किया गया है। तो प्रमुख प्रावधान है धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता के लिए समान कानून और समान अधिकार प्रदान किया गया है और विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है कि अगर आप अपना शादी कर रहे हैं तो शादी के बाद से यह यूसीसी के पोर्टल पर जाकर अपने विवाह से संबंधित विवरण जारी करना होगा, तभी आपका विवाह यह मान्य होगा। और नेक्स्ट है पति अगर उसकी पत्नी जिंदा है, जीवित रहते हुए वह दूसरा शादी नहीं कर सकता है। तो यह भी नियम बहुत ही अच्छा है कि अगर पति अब उसकी पत्नी जिंदा है और तो वह किसी दूसरे के साथ शादी या संबंध नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है कि सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार प्रदान किया गया है और सभी धर्मों में, समुदायों में सभी वर्गों के बेटे और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किया गया है। क्योंकि पहले हमारी परंपरा आ रही है कि माता पिता के जो भी लड़के होते थे तो उनका अधिकार पिता में होता था, परंतु यहाँ पर लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया है, इसीलिए बेटियों को भी बेटे के समान इसमें अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं मुस्लिम समुदाय के बारे में। तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है हलाला और इद्दत प्रथा की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। जो मुस्लिम समुदाय के पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार शादियां होती थी उसमें हलाला और इद्दत की प्रथा जो लागू होता था वह इस पर रोक लगा दिया है और संपत्ति के अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। क्योंकि जायज और नाजायज बच्चों से मतलब यह है क्योंकि जो
व्यक्ति अपने पत्नी से शादी किया है और उससे बच्चे पैदा होता है तो उसे इस भाषा में हम जायज बोलते हैं। और नाजायज शब्द इसलिए यूज किया गया है कि कोई पुरुष किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उससे कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे नाजायज बच्चे का नाम दिया जाता है। तो जायज और नाजायज बच्चों में पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार इसमें दिया गया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट प्रावधान यह किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है कि हमारे प्यारे बच्चों और बच्चियां जो 21 साल से कम उम्र के बच्चे, जो 21 वर्ष से कम उम्र के, और लड़कियां 18 साल की जो बच्चियां हैं, उनको जो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे तो इससे पहले अपने माता पिता को जानकारी प्रदान नहीं करते थे और न ही वह क्या कहता है किसी पोर्टल पर यह जानकारी प्रदान करते थे। तो उत्तराखंड सरकार ने यह नियम लागू किया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप यूसीसी के पोर्टल पर जाकर सबसे पहले अपना विवरण प्रदान करिए, उसके बाद आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। अगर विवरण प्रदान नहीं कर रहे हैं तो 25,000 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, और 25,000 रुपये वह नहीं दे पाते हैं तो उनको 3 महीने के लिए जेल जाने की आवश्यकता हो सकती है। तो इन टर्म एंड कंडीशन इसलिए लगाया गया है कि दिन प्रतिदिन लिव इन रिलेशन के संबंध बनते जा रहे हैं और इनकी जानकारी अपने माता पिता को नहीं प्रदान करते थे, तो यह गलतियां समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया है। अब बात कर रहे हैं तो इसमें प्रावधान किया गया है जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह टर्म 2 यूज किया गया है, जायज और नाजायज। तो जायज यह है कि जो आपने सबकी सहमति से शादी किया है और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे हम जायज बोलते हैं, और नाजायज उससे कहते हैं कि जो आपने किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाकर और उससे जो बच्चा पैदा होता है तो उसे नाजायज बच्चा बोलते हैं। तो इसमें यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि जो भी नाजायज बच्चे होंगे तो उसके संपत्ति में, जो पिता की जो संपत्ति होगी उसमें दोनों बच्चों की अधिकार बराबर दिया गया है। इसीलिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जायज बच्चों को उस संपत्ति की जैविक संतान यानी उसकी पारंपरिक संतान के रूप में इसे माना जाएगा। और नेक्स्ट प्रावधान है गोद लेने और सरगोशी से एक्सीडेंट प्रेग्नेंसी टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चों को भी संतान के रूप में माना जाएगा। अधिकांश भारतीय समाज में बहुत से महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं तो वह महिला और पुरुष किसी दूसरे के बच्चों को यह अपना गोद या सरगोशी के माध्यम से बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे भी जो बच्चे होंगे उसको भी इसमें जैविक संतान के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। और इसी के साथ महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे की संपत्ति में भी अधिकार संरक्षित किया गया है। अगर आप किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो और उससे बच्चा पैदा हो रहा है तो उस भी बच्चा का यह अधिकार होगा कि वह आपके संपत्ति में आपका बराबरी का अधिकार होगा। अब बात करते हैं विवाह पंजीकरण के बारे में। तो विवाह पंजीकरण के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? तो 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2005 के बीच जिन पुरुषों की शादी हुई है, ठीक है, जिन पुरुषों की विवाह या शादी हुई है उन्हें 6 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। और यह विवाह का पंजीकरण तिथि 60 दिन के अंदर करवाने की आवश्यकता है। अगर 60 दिन के अंदर वह रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं
तो उन पर राज्य सरकार के द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। वही हम बात करें अब लिव इन रिलेशनशिप में क्या नियम लागू लागू किया गया है, क्योंकि अधिकांश लोग लिव इन रिलेशन के अंतर्गत रह रहे हैं, तो उनमें के लिए भी यह प्रावधान किया गया है। तो संहिता में सबसे पहले स्थापित लिव इन रिलेशन को लागू किया गया है और उसमें संहिता के अनुसार 1 महीने के भीतर आपको पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। अगर आप लिव इन रिलेशन के अंतर्गत रह रहे हैं तो उसको पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। और दूसरा पॉइंट है कि आपने लिव इन रिलेशन के पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन में प्रवेश की तिथि का भी उल्लेख करने की व्यवस्था किया गया है। और उसमें गलत आपने कोई जानकारी पेश किए हैं उससे भी संबंधित आपको इसमें उल्लेख किया गया है। और पंजीकरण में 1 महीने के देरी होने पर यह 3 महीने का जेल और 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। अगर आप विवरण में गलत सूचना प्रदान कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 महीने का जेल हो सकता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और बात करें जो 21 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उनको सबसे पहले लिव इन रिलेशन के अंतर्गत रह रहे हैं तो वह पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तभी वह मान्य होगा। अगर जानकारी प्रदान नहीं कर पाते हैं तो अपने व माता पिता की सहमति की आवश्यकता सबसे पहली होनी चाहिए, तभी वह लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक है, अब लिव इन रिलेशनशिप में तो आप रह सकते हैं, परंतु इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से लिव इन रिलेशन को समाप्त करने को सोच रहा है तो एक साथी के द्वारा आवेदन रजिस्ट्रार को पुष्टि के आधार पर कर सकता है, परंतु उसकी महिला साथी उस रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं करती है तब तक यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होगा। और बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट कराने के भी बात कहा गया है। अगर एक महिला कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उससे कोई बच्चा हो रहा है तो उस बच्चे के बारे में 30 दिन के अंदर उसे अपडेट कराने की जरूरी है। और लिव इन रिलेशन टूटने पर महिलाओं की गुजारा भत्ता की मांग इसमें किया गया है और बिना सूचना के 1 महीने से ज़्यादा आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपये का जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। तो इन सारे प्रावधानों को इस नागरिक संहिता में लागू किया गया है और इन सभी बातों को यह उत्तराखंड के नागरिक को लागू होगा और इसे समझने की कोशिश करना चाहिए। अब बात करते हैं विवाह विच्छेद के बारे में। अगर आपने तो शादी कर लिया है, अब शादी को तोड़ना चाह रहे हैं तो कैसे तोड़ा जाएगा? तो यह तलाक या विवाह शून्यता के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें है कि विवाह पंजीकरण सबसे जरूरी है और तलाक या विवाह शून्यता की डिग्री का विवरण आपको देना होगा, क्योंकि जब आपने शादी किया है तो आपने विवरण प्रदान किया होगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी के आधार को आपको अदालत के केस नंबर के देना होगा, तभी वह अंतिम आदेश की तिथि तक बच्चों के विवरण और कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी यह आपको कोर्ट में सबमिट करना होगा, तभी यह विवाह विच्छेद हो सकता है। अगर इसमें से किसी की एक कमी हो गई तो आपकी विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता है, आप किसी महिला को तलाक नहीं दे सकते हैं और जब तक दोनों की सहमति नहीं बनेगा तब तक यह विच्छेद या तलाक आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है वसीयत आधारित उत्तराधिकार। वसीयत आधारित उत्तराधिकार के बारे में
तो 3 तरह के यह उत्तराधिकारी हो सकते हैं। पहला है पोर्टल पर फॉर्म जाकर भर सकते हैं। दूसरा है हस्तलिखित या टाइप वसीयत अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा है 3 मिनट के वीडियो वसीयत बोलकर बनाया जा सकता है। उसी के आधार पर वसीयत आधार पर उसे उत्तराधिकारी माना जाएगा। अगर यह तीनों में से कोई एक की कमी हो गई तो आपको उत्तराधिकारी मानने से बाधित किया जा सकता है। तो यह टर्म आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आवेदकों को किन किन प्रावधानों से गुजरना पड़ता है। तो आवेदक को या सब रजिस्ट्रार के समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो यह ऑनलाइन की शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर आप आवेदन प्रदान कर रहे हैं, अगर कोई त्रुटि हो रही है तो इसके जो भी आला अधिकारी बनाए गए हैं और इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उनको लिए भी प्रावधान किया गया है। अगर रजिस्ट्रार अस्वीकृत आदेशों के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं करता है तो यह ऑटोमेटिक 30 दिन के भीतर यह रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील मानी जाएगी। और अपील ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है या ऐप के माध्यम से आप दर्ज करा सकते हैं। तो आवेदन के यह प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिसे आपको मानने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि प्रमुख अधिकारों का कार्य क्या है, अधिकारियों का कार्य क्या है। तो पहला इसमें बनाया गया है रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत यह कार्य करेंगे। तो यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाता है तो उसे ऑटो फॉरवर्डिंग सिस्टम के जरिए यह फाइल वह पहुंच जाता है और यह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है और इसे 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा या आदेश जारी करना पड़ेगा। तो यह कार्य रजिस्ट्रार जनरल का है। उसके बाद रजिस्ट्रार का क्या कार्य है, तो रजिस्ट्रार का कार्य है कि सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील 60 दिन में ही फैसला करवाना है। अगर 60 दिन के अंतर्गत यह फैसला नहीं होता है तो लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानून के उल्लंघन करने वालों को इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो यह रजिस्ट्रार को बारे में यह अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं सब रजिस्ट्रार के बारे में। तो सब रजिस्ट्रार का क्या अधिकार दिया गया है, वह 15 दिन और तत्काल 3 दिन के भीतर दस्तावेजों और सूचनाओं की जांच आवेदकों से स्पष्टीकरण मांगते हुए यह निर्णय ले सकता है और समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर वह जुर्माना लगाया जा सकता है और विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता पिता या अभिभावकों को देना पड़ेगा। तो यह सब रजिस्ट्रार के कार्यों के अधीन आता है। तो इन पहलुओं को भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, हम जितने भी पहलू हैं समान नागरिक संहिता को मैं 1 बाय 1 करके आपसे चर्चा कर लिया है। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य के द्वारा लागू हुई है। तो आप ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने के कष्ट करेंगे। और अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।